Good afternoon students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 11 NCERT chemistry and the chapter 1 of part 1, that is some basic concepts of chemistry and this is the lecture number 7. ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी बातें की है इस चैप्टर में, तो उन्हीं चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पुराने जो चैप्टर्स हैं जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग 1.8 and that is mole concept and molar mass. देखिए ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, ध्यान से सुनिए, अगर आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 11th का अगर अच्छे से लर्न हो जाता है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है मीन्स आपको बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर 1 है इसको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से इसको तैयार करना है, बिकॉज इट विल हेल्प अ लॉट इन योर NEET and JEE competitive exams also. Okay, so your basics, if your basics are good, then you are good in all your problems. ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट की. मोल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कोई भी जो मास होता है, जैसे ये चौक है तो इस चौक पीस का भी कुछ मास होगा. ठीक है, तो इसका जो मास होगा हम उसको किस में कैलकुलेट करते हैं या किस में मेज़र करते हैं? जनरली इसका जो मास है उसको हम ग्राम में मेज़र करते हैं. ठीक है, ग्राम में नापते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता. मान लीजिए ये जो चौक पीस है इसके आप पीस करते जाएं, इसके बहुत माइक्रो लेवल पे अगर आप चले जाते हैं, माइक्रो लेवल का मतलब एटॉमिक लेवल पे, तो अब उस एटम का जो मास है उसको मेज़र करने के लिए, एटम के मास को मेज़र करने के लिए हम ग्राम वर्ड या ग्राम यूनिट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ी. ठीक है, कि कोई भी जो मास है वो इतना साइज उसका इतना कम हो जाए, एक्सट्रीमली स्मॉल जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे जो मास होते हैं उनको मेज़र करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ी. और उस यूनिट को जो है एसआई सिस्टम में क्या नाम दिया गया? मोल दिया गया. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मोल नाम बोलते हैं. तो एसआई सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से डिनोट करते हैं. क्या करते हैं? मोल से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये मोल तो इसका नाम है और इसका सिंबल क्या होगा? मीन्स मोल का सिंबल क्या होगा? MOL. ध्यान रखना, ई नहीं आएगा. जब हम सिंबल लिखेंगे तो उसमें ई नहीं आता है. ठीक है, और ये हमारे जो बेसिक फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, हमारे जो बेस जो क्वांटिटीज़ है उनका ये नंबर 7 है. ठीक है, उनमें से ये 7th नंबर का यूनिट है. ठीक है, देखिए इसके बाद में अब 1 मोल का डेफिनेशन क्या है? मीन्स हाउ टू डिफाइन द 1 मोल. 1 मोल इज़ व्हाट? तो देखिए 1 मोल को डिफाइन करने के लिए हमने कार्बन 12 जो आइसोटोप है, इससे पिछले वाली क्लास में हमने आइसोटोप की बात की थी, तो उस आइसोटोप में हमने कार्बन 12 की भी बात की थी. तो अगर कार्बन 12 के बारे में बात करें तो कार्बन 12 का जो 12 ग्राम पार्ट होता है, मान लीजिए आपके पास कार्बन 12 का 12 ग्राम पार्ट है, तो उस 12 ग्राम के अंदर जितने एटम्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, मीन्स कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो कार्बन 12 के कितने एटम्स होते हैं उसको ही 1 मोल कहा जाता है. और ये वैल्यू कितनी होती है? इसको हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था. एमेडियो
एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? उसने सबसे पहले ये बताया था कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, 6.022। इसके आगे और है, हम उसको स्किप कर देते हैं, इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। और इसको ही बोला गया, इस नंबर को, ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या बोला गया? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला गया इसको? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम भी है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। हमारा जो सोडियम होता है उसका सिंबल जो होता है उसमें स्मॉल a आता है, लेकिन ये बड़ा है, कैपिटल A वाला है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मोल, या एक मोल के अंदर, एक मोल सब्सटेंस का अमाउंट जो है, क्वांटिटी है, उसमें कितना पार्टिकल्स होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। या हम ऐसे भी इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस का आपके पास 1 मोल है, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट भी करके याद रखना है। 1 मोल का मतलब इतने सारे पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम। वाइस वर्सा देखिए, मैं यहाँ पे इसके लिए लिख देता हूँ, स्पेशली कार्बन के लिए, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये सब आपस में इक्वल है। कैसे? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 को आप इसके इक्वल भी कर सकते हैं, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को हम इसके इक्वल कर सकते हैं, 12 ग्राम को आप इसके भी इक्वल कर सकते हो। तो ये आपस में क्या है? सभी तीनों के तीनों रिलेटेड हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैसे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या? एलिमेंट, एटम। तो उसके अंदर उसका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, मास कितना होगा? 1 ग्राम। देख चुके हैं हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और इसके अंदर भी देखिए, कार्बन 12 का 12 ग्राम लेंगे तो उसमें इतने एटम्स आते हैं। तो सेम वे हाइड्रोजन का अगर आपने 1 ग्राम लिया तो उस 1 ग्राम में भी इतने ही एटम्स होंगे। कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है, वाटर का 1 मोल है, वाटर का 1 मोल है। तो अब आपसे पूछे कि वाटर का आपके पास कितना ग्राम है, तो हम फिर बोलेंगे यहाँ पर क्या? 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपसे ये पूछे कि उसमें वाटर के कितने एंटिटी हैं, उसमें वाटर के कितने एंटिटी हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी ऑफ वाटर। एंटिटीज़ लिख दीजिए, एंटिटीज़ ऑफ वाटर। मतलब समझ आया कि उसमें वाटर के, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इतने सारे ऐसे वाले जो एंटिटीज़ हैं वो इतने होंगे अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर हो, या 18 ग्राम ऑफ वाटर हो तो, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? ये कॉन्सेप्ट किसका है? मोल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर जो हम मोलर मास की बात कर रहे हैं, इस मोलर मास का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मोलर मास का मीनिंग ये होता है कि 1 मोल किसी सब्सटेंस का अगर आप लेते हैं, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है ग्राम में, किसमें? ग्राम में, वही उसका मोलर मास होता है, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ any substance in gram,
इन ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम के अंदर जितना, 1 मोल के अंदर किसी सब्सटेंस का 1 मोल के अंदर जितना मास होता है ग्राम में, वही उसका मोलर मास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मोलर मास के लिए हम यूनिट क्या करते हैं, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो मोलर मास जो होता है वो U के इक्वल होता है। U क्या होता है, यूनिफाइड मास। जैसे मैंने यहाँ लिखा था अभी ये 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 18U, U फॉर यूनिफाइड मास, U फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप चाहें तो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एंटिटी का, केमिकल एंटिटी या किसी भी केमिकल कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, NaOH की बात करते हैं हम। अगर आपसे ये कहे कि NaOH का मोलर मास बताइए, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ NaOH, तो हमें क्या करना है, NaOH के अंदर जितने भी एटम्स, एलिमेंट्स हैं, उनका सभी का एटॉमिक मास ऐड कर देना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम्स एटॉमिक मास इज़ 23 प्लस ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16 प्लस हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1, टोटल इज़ 40 एंड यूनिट क्या हो जाएगा इसका, 14 ग्राम पर मोल। 14 ग्राम पर मोल, यानी NaOH का मोलर मास कितना आएगा, 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि असाइनमेंट की फॉर्म में मान लीजिए, असाइनमेंट, ये आज का असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 क्या कहता है, ये असाइनमेंट 1 क्या बोलता है, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास। किस किस का कैलकुलेट करना है आपको, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ग्लूकोज का, इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है ग्लूकोज के बाद आपको कैलकुलेट करना है आपका यूरिया, ग्लूकोज का, यूरिया का, इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है शुगर का। ठीक है, असाइनमेंट कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यूरिया, शुगर। ठीक है, ये आपको करके देखना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 1.9 दैट इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। Yes, so the next one is 1.9 that is percentage composition. Percentage composition. Percentage composition जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत संगठन हिंदी में, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आपको मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया गया है या कोई मॉलिक्यूल दिया गया है। एक्चुअली मॉलिक्यूल में तो हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात नहीं करेंगे, हम बात हमेशा ही कंपाउंड के लिए ही करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि कंपाउंड ही एक ऐसी एंटिटी है, केमिकल एंटिटी है, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कॉम्पोजिशन की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका वाटर। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊँगा वो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो आप सभी को पता ही है, C6H12O6। वाटर का फॉर्मूला H2 होता ही है। अब देखिए वाटर के अंदर
वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ वाटर H2 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। अब ऐसे ही इस वाटर के केस में 18 ग्राम में वाटर में हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? टोटल हाइड्रोजन का मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ग्राम, 2 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का एक का होता है 1 ग्राम पर मोल, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या करना है, इस वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है इस वाटर एंटिटी में, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज क्वांटिटी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है या उसका मोलर मास इसमें कितना है। तो इसमें वाटर में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 ग्राम। ठीक है, और टोटल जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड या जो वाटर है उसका कितना है? 18 ग्राम। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ग्राम टू ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका? 200/18। ठीक है, और इसको भी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100/9। और जब आप इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो 19 जा 1 और 109 जा 1.1%। ये आ गया हाइड्रोजन का परसेंटेज किस में? वाटर में। यानी कैसा भी वाटर हो, कितना भी ग्राम वाटर हो, उसमें आपका परसेंटेज हमेशा इतना ही रहेगा, ये फिक्स है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 18 ग्राम। अब अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, ये सेकंड वाला जो मेथड है वो तब एप्लीकेबल होगा जब सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हों। ठीक है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, 2 ही हैं। तो अगर एक एलिमेंट का शेयर इतना है, वह 11.1%, तो जो बचा हुआ है उसका कितना हो जाएगा? 100 माइनस 11.1, और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 88.9%। 88.9%। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ऊपर की तरफ तो आ जाएगा 16, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना पोर्शन है, इसमें कितना वेटेज है? 16 है। टोटल कितना है? 18 है। डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बाकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन यानी कि वाटर का एग्जाम्पल। अब वाटर के एग्जाम्पल के बाद में देखिए एक और एग्जाम्पल हम बात करते हैं। तो उस एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो मोलर मास ऑफ C6H12O6 कितना होगा? एक कार्बन का होता है 12U, यहाँ पर है 6 कार्बन के एटम्स, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1U और यहाँ पर है टोटल 12 एटम्स, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? एक ऑक्सीजन का 16U होता है, टोटल है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम्स। जब आप इस सभी को ऐड करते हैं तो ये होता है आपका 72U, ये होता है आपका 12U और ये होता है आपका 96U। व्हाट इज़ द U हियर? देखिए ये 2 और ये 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये 10 और ये 70, 180 हो गया। 180U बोल सकते हो आप, और इसी को आप चाहो तो 180 ग्राम पर मोल बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज का मोलर मास है।
ग्लूकोज का मोलर मास। अब हम चाहते हैं इसमें परसेंटेज कार्बन का कंपोजिशन कितना है, यानी 180 ग्राम जो है उसमें से कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो देखिए कार्बन का खुद का कितना है 72, ये है 72U, टोटल कितना है 180, ये है 180, और परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 टाइम्स 20 टाइम्स बाई 9, ये हो गया 8, ये 0 to 0 कैंसिल, ये 5 हो गया, तो ये आ गया आपका 40%, यानी ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज कितना है 40%। इन द सेम वे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो है परसेंटेज क्वांटिटी वो है 12U, और टोटल कितना है 180U इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये U और यहाँ पे भी जो U था वो कैंसिल, ये U और ये U कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 से कैंसिल, ये 9 टाइम्स 2 से, और ये 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 60/9, 60 यहाँ पे 60 और यहाँ पे 9, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टाइम्स और 6 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो इसको और इसको ऐड कर दो दोनों को, और इसको 100 में से माइनस कर दो जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। एंड द नेक्स्ट मेथड इज दैट यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो सिंपली फ्रॉम हियर। सो दिस इज 96U अपॉन 180U इंटू 100, एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 टाइम्स होगा, और ये 48, फिर ये 3 टाइम्स, ये 16 टाइम्स, तो 160/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो भी आंसर आता है वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का केस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का केस, जिसमें हमने कुछ अलग टाइप की बातें लर्न की है जो अब तक हमने लर्न नहीं की है। अब यहाँ पर आपको मिलता है एक और असाइनमेंट, और उस असाइनमेंट में आपको क्या करना है, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट है H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, नेक्स्ट है आपका यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला जो है वो मैं लिखता हूँ NH2CONH2, ये यूरिया है, ये फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड कार्बोनिक एसिड, थर्ड यूरिया। इनमें क्या करना है आपको, इसमें जो अंडरलाइन जो सर्किल में बंद एटम है, सर्किल में जो बंद एटम है उस एटम का आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन। H2SO4 में सल्फ़र का, कार्बोनिक एसिड में कार्बन का, यूरिया में नाइट्रोजन का, ठीक है। ध्यान रखना यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं, 2 बार हैं, तो दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसके बाद में हम इसी परसेंटेज कंपोजिशन में ही आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पायरिकल या एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो जो पुराना पोर्शन है उसको रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो आपके बेसिक्स होते हैं, जो फाउंडेशन में आपके हेल्पफुल होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पुराने जो पोर्शंस हैं, पुराना जो पार्ट्स हैं, उनको रिवाइज करते रहिए, पुराने लेक्चर्स को देखते रहिए फॉर योर better understanding. Okay, so this is the end of the class today. Take care for the next time. Till then, take care and bye bye.